हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सुनील कुमार आप लोगों के सामने बायोलॉजी के चैप्टर पादप रोग, पादप उत्तक और पादप अनुवांशिक के बारे में आज हम लोग 3 चैप्टर का लगभग 80 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं, बिना देर किए हुए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए पादप हार्मोन। पहला क्वेश्चन है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण कौन होता है? तो पादप में सबसे ज़्यादा रोग किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। नींबू का डाइबैक रोग किसकी कमी से होता है? तो डाइबैक रोग, नींबू का डाइबैक रोग तांबे की कमी से होता है। हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? तो टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ता के कमी के कारण होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है? तो चाय में लाल रस्ट रोग शैवाल के कारण होता है। किसके कारण? चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण? शैवाल के कारण। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आते हैं। फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है? मतलब कीट की कौन सी अवस्था होती है जो फसलों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है? तो ये होता है कैटरपिलर, जो सबसे अधिक उस अवस्था में फसलों को हानि पहुंचाती है। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा है? तो मूंगफली में सर्वाधिक हानिकारक रोग टिक्का है। अग्नि निर्जा रोग किस फसल से संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग सेब से संबंधित है। पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? तो पिथियम डिवेरियनम के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। गन्ने का लाल सड़न रोग, जिसको बोलते हैं रेड रॉट ऑफ शुगर केन, किसके कारण होता है? तो लाल सड़न रोग तो कोलेट्रोट्राइकम फेलिकेटम के द्वारा होता है। 13 मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के कोष कवक के कारण होता है? तो टिक्का रोग सार्कोस्पोरा पार्सोनेटा के कारण होता है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग होता है? तो बाजरे में ग्रीन ईयर रोग स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिकोला के कारण होता है। 15 नंबर, आलू में होने वाले उत्तरभावी अंगमारी रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा होता है? कवक में होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। सिट्रस कैंकर किसकी प्रजाति है भाई? किस में होता है? तो ये आपका नींबू का एक रोग है। सिट्रस कैंकर नामक रोग किस प्रजाति में होता है? तो नींबू का रोग है। 17 नंबर आते हैं। कौन सा कवक जनित पादप रोग नहीं है, मैंने कवक के द्वारा नहीं होता है? तंबाकू का मोज़ेक रोग वायरस के कारण होता है। चलिए 18 नंबर आते हैं। रिंग रोग के नाम से किसे जाना जाता है? तो रिंग रोग के नाम से सैथिल रोग को जाना जाता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग किसके कारण होता है? तो आलू में जो ब्लैक धब्बा बन जाता है वो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। 20 नंबर आते हैं। निम्नलिखित में से ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो निम्नलिखित में ब्लास्ट रोग किससे संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा चावल से।
चलिए 21 नंबर आते हैं। कर्नाल ब्रंट एक बीमारी है, किस में होता है भाई कर्नाल ब्रंट रोग? तो ये आपका हो जाएगा गेहूं में। गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो कौन से बीमारी वैज्ञानिक थे? तो केसी मेहता, जो गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक थे। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाजरा में आर्गट रोग होता है, चना में उकठा विल्ट रोग होता है, मटर में पाउडरी मिलियो होता है, लेकिन धान में खैरा रोग होता है। हरित बाली रोग बाजरा का है। चलिए 24 नंबर आते हैं। मिलान करना, इसमें कौन सा किसका मिलान करना है? तो खट्टे नासर रोग होता है किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। गन्ने में लाल सरंग रोग होता है कवक के कारण। उसके बाद आलू का कृष्णकांत रोग होता है आपका ऑक्सीजन की कमी से। गेहूं का सास रोग होता है आपका कीट के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगले चैप्टर में हम लोग चलते हैं। पादप उत्तक किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए पादप को उत्तक से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तक कहते हैं। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या कहलाते हैं? तो कैम्बियम। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं क्या कहलाते हैं? कैम्बियम कहलाता है। क्या कहलाता है? कैम्बियम। चलिए आगे आते हैं 3 नंबर। पोषवाह जिसे फ्लोएम के नाम से जानते हैं, संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है फ्लोएम के बारे में? फ्लोएम क्या करता है? तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। 3 का बी नंबर। 4 नंबर आते हैं। प्रश्न संख्या 4। पौधे के फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी होते हैं तो आहार के वहन के लिए। 5 नंबर। पौधे में जाइलम परिवहन किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो जाइलम उत्तक जो है जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। 6 नंबर आते हैं। 6 नंबर। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इसके वार्षिक वलयों को गिनती करके इसकी आयु ज्ञात की जाती है। वायु उत्तक मतलब एरेनकाइमा किस पौधे में पाया जाता है? तो इसी एरेनकाइमा के कारण क्या होता है? पानी में बहती है। तो ये आपका पाया जाएगा हाइड्रोफाइटा में। जो जलकुंभी तैरता है तो किस उत्तक के कारण तैरता है? इसी एरेनकाइमा के कारण तैरता है। आर्किड में विलामेन उत्तक पाया जाता है। आर्किड में विलामेन उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो जड़ में, मूल में। निम्नलिखित में किसकी सक्रियता के कारण वृद्धि वलय बनती है? किसके बढ़ने के कारण वलय बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतररंभीय इद्धा के कारण बनता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। चलिए, समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय नहीं होती है, इसका क्या कारण है? मतलब समुद्र के किनारे जो भी वृक्ष होते हैं उसमें वार्षिक वलय नहीं होने का पीछे का रीज़न क्या था? स्पर्श जलवायु भिन्नता नहीं होती है, इसी कारण वहाँ पे वार्षिक वलय नहीं पाई जाती है। 11 नंबर क्वेश्चन। एक वृक्ष के पुराने तने के अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु कितनी हो जाएगी? तो आपको भी पता है कि वार्षिक वलय को गिनकर उसकी संख्या, वर्ष की संख्या बता सकते हैं, इसलिए इस पेड़ की आयु कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। 12 नंबर क्वेश्चन आते हैं। किसी पौधे के तने को घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उत्तक उत्तरदायी होता है? वार्षिक वलय बनाने के लिए पार्श्व विभज्योति उत्तक उत्तरदायी होता है। जो देखिए पूछा हुआ है 2019 में CDS में। आपका हर एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलेगा ही, इसलिए आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ज़रूर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जलोद्भिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल पर तैरता है? तो अभी हम बताए थे कि जलोद्भिद जो होते हैं वो वायुतक या एरेनकाइमा की मदद से तैरता है। 14 नंबर क्वेश्चन आते हैं।
शीर्षार्थ विभज्योति उत्तक उत्तरदायी होता है किसके लिए भाई? तो यह लंबाई में वृद्धि करने के लिए शीर्ष, तो लंबाई में वृद्धि करने के लिए शीर्ष उत्तक पाया जाता है, जो शीर्ष पर पाया जाता है। 15 नंबर, विभज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी उत्तकों में रूपांतरण किस क्रिया द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोशिका विभाजन के कारण अस्थायी उत्तकों में बदल जाता है। अब आते हैं 16 नंबर, रंध्रों की संख्या न्यूनीकृत होती है तथा ये धंसे होते हैं। कहाँ पे होते हैं भाई? तो ये आपका हो जाएगा मरुद्भिद में पाया जाता है, जो नंबर इसकी संख्या कम होती है और धंसे भी रहते हैं। 17 नंबर, रंध्रों की संख्या हो गया। 17 नंबर, विलामेन की आवश्यकता होती है। तो विलामेन की आवश्यकता किसको होती है? तो विलामेन की आवश्यकता नमी के अवशोषण के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? तो जल वाहिनिकाएँ वाहिकाएँ जाइलम मृदुतक और जाइलम तंतु के बना होता है। पादपों में लचीलापन दृढ़ उत्तक के कारण होता है। मृदुतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। जाइलम चलनी नलिकाएँ सहकोशिकाएँ का बना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम जो होता है 4 तत्वों से बना होता है। जाइलम वाहिनिकाएँ वाहिकाएँ जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक का बना होता है, इसलिए इसका सही होगा। और फ्लोएम जो होता है वो चलनी नलिका और सह कोशिकाओं का बना होता है, फ्लोएम बना होता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आते हैं। पार्श्व विभज्योतिकी उत्तक किसके लिए उत्तरदायी है? तो पार्श्व विभज्योति उत्तक मोटाई के वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, जो तना के आसपास में पाया जाता है। 20 नंबर आते हैं। पादपों में मेरिस्टेमी उत्तकों के बारे में कौन सा कथन सही है? ये मृत उत्तक और काष्ठ में परिवर्तित होते हैं। अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण पादप को नम्यता प्रदान करते हैं। ये केवल किसी वृक्ष की छाल में होते हैं। इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। देखिए 2018 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा 20 का, ये केवल किसी वृक्ष के छाल में ही पाए जाते हैं, सी नंबर। 21 नंबर आते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्य मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो सीधा क्वेश्चन है, कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। देखिए एसएससी 2015 में पूछा हुआ है क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही। 22 नंबर, निम्नलिखित में से एक भारतीय वैज्ञानिकों ने पादप में जल की लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था। यह सिद्धांत किस भारतीय वैज्ञानिक ने यह दिया था? जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस। देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा पादप उत्तकों में मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मृत कोशिका आपका दृढ़ उत्तक में पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में स्क्लेरोकाइमा कहते हैं। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मुड़ जाते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते, तने इनकी नम्यता के कारण इसकी बहुतायत को माना जा सकता है। किस उत्तक के कारण यह लचीलापन पाया जाता है? तो यह लचीलापन आपको दृढ़ उत्तक के कारण पाया जाता है। पौधे में लचीलेपन के लिए कौन सा उत्तक जिम्मेदार होता है? तो पौधे में लचीलापन के लिए कौन सा उत्तक है? तो कोलेनकाइमा। कौन सा? कोलेन। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? तो चलिए आगे आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। जलीय पादपों में बड़ी वायु थैली उनमें उत्प्लावक प्रभाव प्रदान करती है। ये थैलियाँ निम्न किस उत्तक का बना होता? तो मृदुत्तक पैरेन्काइमा का बना होता है। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। निम्नलिखित में कौन सी अस्थायी उत्तक की विशेषता होती है? तो रिक्तियाँ अनुपस्थित होती हैं, जो गलत है। कोशिकाएं बार बार विभाजित होती हैं, गलत है। अकार्बनिक आश्वेशन अनुपस्थित होता है, गलत है। अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होता है, यह सही है। निम्नलिखित में कौन सा मूल
शीर्ष विभज्योति उत्तक के बीच के परत जो वलकुट को जन्म देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिबलम के कारण उत्पन्न होती है। चलिए एक और चैप्टर है पादप अनुवांशिक, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। इस तरह से आज हम लोग को 3 चैप्टर हो जाएगा। इसका 20 क्वेश्चन है, पादप अनुवांशिक से संबंधित है। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान को शाखा को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था? तो आनुवांशिकता शब्द आपको वाटसन ने दिया था। किसके द्वारा आनुवांशिकता विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉरेंसन। आनुवांशिकता को विज्ञान को अनुवांशिक किसने कहा था? तो कॉरेंसन ने कहा था। माफ़ी चाहते हैं। इसका तीसरा का आंसर हो जाएगा आपका वाटसन ने कहा था। अनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो अनुवांशिकी के जनक है जोहान ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, तो अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसी कारण होता है? तो क्रोमोसोम के कारण होता है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आते हैं। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीन शब्द का पहला प्रयोग जोहानसेन ने किया था 1909 में। कब किया था? 1909 में। वंशागत की इकाई होती है, वंशानुगत की इकाई कौन होती है भाई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीन। मेंडल ने किस पौधे को संक्रमण का प्रयोग किया गया था? तो आपको इसका सही आंसर हो जाएगा गार्डन पी के मतलब गार्डन मटर का प्रयोग किया था। बर्बरा मैक्लिंटॉफ किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो बर्बरा मैक्लिंटॉफ मक्के के पौधे पे कार्य करने के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यह जंपिंग जीन सिद्धांत के दिया था। जंपिंग सिद्धांत कौन दिया था? तो बर्बरा मैक्लिंटॉफ। आते हैं 10 नंबर। ग्रेगर मेंडल निम्नलिखित में किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रेगर मेंडल आपको अनुवंशिकता के नियम के लिए फेमस है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं। मेंडल द्वारा प्रतिपादित अनुवांशिकता के 3 महत्वपूर्ण नियम संबंधित हैं करते हैं किससे भाई? तो 11 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। पृथक्करण, स्वतंत्र अपव्यय और प्रभाविता का मेंडल के नियमों का एक अपवाद है। तो मेंडल के एक नियमों का अपवाद कौन सा है? तो संलग्नता आपका अपवाद है। चलिए आते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया क्यों चयन किया था? इसी कारण क्या था? इन्हें विपर्यायी लक्षण थे, अलग अलग लक्षण पाए जाते हैं इसमें। चलिए अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। मोनोहाइब्रिड अनुपात होता है। मोनोहाइब्रिड अनुपात किसमें होता है? तो 3:1। जीन बने होते हैं। जीन किसके बने होते हैं? तो डीएनए के बने होते हैं। जीन के बने होते हैं? डीएनए के। 16 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? तो 16 का आंसर हो जाएगा कॉर्नबर्ग को मिला था डीएनए के संश्लेषण के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का अभिप्राय है क्या है भाई? 17 का आंसर हो जाएगा आपका एक माता पिता के लक्षण का पृथक होना स्वतंत्र अपव्यूहन का लक्षण है। 18 नंबर आते हैं। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण क्या था? तो मेंडल के सफलता का मुख्य कारण था उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था, इसी कारण उनको सफलता मिली। चलिए आते हैं 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन संश्लेषण के लिए इनको सम्मानित किया गया था। चलिए लास्ट क्वेश्चन आते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना। अगर आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।